मुझे बिजनेस ट्रिप से बहुत ज़्यादा नफरत है, लेकिन ये मेरे काम का एक हिस्सा है, जिस वजह से मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। इस बार मेरा सफ़र साउथ अमेरिका की तरफ था। हमारा जहाज़ एक बड़े मिट्टी के तूफान में से गुजर रहा था। मैं लगातार जहाज़ की खिड़की में से देख रहा था। तभी मेरे को वर्कर की आँख खुली। मेरा और जैक का इकट्ठे ये बिजनेस ट्रिप पहली बार था। क्या ये बारिश है? नहीं, ये बारिश नहीं है, ये धूल और मिट्टी का तूफान है। हम जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर इस मिट्टी के तूफान में फंसे हुए थे और दूर दूर तक मुझे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। वेलकम टू अरीचा चिले, पायलट ने अनाउंस किया, और यहाँ का लोकल टाइम है 12 बजे। मैं और जैक पायलट की बातें पूरे ध्यान से सुन रहे थे और हमारी नज़रें विंडो से बाहर गड़ी हुई थी। जहाज़ तूफान को चीरते हुए ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि पायलट भला इस तरह के मौसम में कैसे लैंड करेगा। हमारा जहाज़ सही तरह से नीचे उतरा। अपना सारा सामान लेने के बाद हम टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। उस जगह का माहौल देखने के बाद मैं और जैक बहुत ज़्यादा हैरान थे। गाड़ियाँ चलती जा रही थी और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। उस जगह का माहौल काफ़ी अजीब था। धूल और मिट्टी हवा के साथ चारों तरफ थी, जिस वजह से हमारी आंखें ख़राब हो रही थीं। हर तरफ शोर और अफरा तफरी थी। हम दोनों टैक्सी में बैठे और होटल की तरफ चलने लगे। हे, 2 अमरीकी लोग अरीचा में क्या करने आए हैं? उस टैक्सी ड्राइवर ने हमसे बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा। यह हम दोनों का बिजनेस ट्रिप है, तब जैक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं खामोशी से बाहर का माहौल देख रहा था। रास्ते में बहुत सारे सूखे खेत थे, जिनमें बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थीं। दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे हम किसी घोस्ट टाउन में आ चुके हैं। वहाँ कैक्टस के पौधे, कटे हुए दरख्त और हर तरफ रेत ही रेत थी। क्या ये जगह शुरू से ही ऐसी है? मैंने ड्राइवर से पूछा। ओह नहीं, उसने खुश होते हुए कहा। क्या तुम में से कोई नहीं जानता? अरीचा में बारिश हुए करीब 121 हफ्ते हो चुके हैं और ऐसा अरीचा की तारीख में पहली बार हुआ है। वो आदमी लगातार बोल रहा था, लेकिन मेरी तवज्जो बाहर चलने वाली तेज हवाओं और वीरान खेतों पर थी। जब हम दोनों होटल पहुंचे तब मुझे पता चला कि वो कोई होटल नहीं था, बल्कि वो सड़क पर मौजूद पुराना हॉस्टल था, जिसे होटल का सिर्फ नाम दिया गया था। उस पुराने हॉस्टल के अंदर लॉबी एरिया और 3 कमरे थे, जिनमें से 2 कमरे खाली पड़े थे। कमरे भी अंदर से बिल्कुल वैसे ही खराब थे जैसे बाहर से। हमारे कमरे के अंदर 2 छोटे बेड और एक पुराना टूटा हुआ टेबल पड़ा था। एक ना चलने वाला टीवी और खराब एसी दीवार में जड़ा हुआ था। हम दोनों ने अपना सामान बेड पर रखा। तभी दरवाजे के बाहर मैंने देखा एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। शायद वो इस जगह की केयरटेकर थी। वो छोटे कद की बूढ़ी औरत मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी हंसी कानों तक जा रही थी, जिस वजह से उसके पीले दांत नजर आ रहे थे। वो बस दरवाजे पर खामोश खड़ी हंस रही थी। उसकी मुस्कुराहट मुझे डराने लगी। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ उस औरत को देखते हुए हिलाया। वो बूढ़ी औरत अब भी बिल्कुल वैसे ही खड़ी घूर रही थी और करीब 45 सेकंड्स के बाद बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने और जैक ने सामान खोला और कपड़े बदले। ये हमारी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। अगली सुबह हम जल्दी उठे और अच्छे कपड़ों में तैयार हुए, जो अब तक पूरी तरह धूल से भर चुके थे। मैं और जैक पैदल सड़क पर मीटिंग के लिए जा रहे थे। हे गुड मॉर्निंग, छोटे गंजे आदमी ने मेरा हाथ हिलाते हुए कहा। गुड मॉर्निंग सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उस आदमी ने मेरी बात को काटा और कहने लगा, हमें आपकी सर्विसेज में कोई दिलचस्पी नहीं। उस आदमी ने जल्दी में कहा और अपने ऑफिस की तरफ चलने लगा। मैं वहीं कंफ्यूज खड़ा रहा। सर, क्या हम थोड़ी देर बैठकर बात कर सकते हैं? उस आदमी ने फिर से वही बात दोहराई, हमें आपकी सर्विसेज में कोई दिलचस्पी नहीं, और उसने हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या हमने इतना सफर इस बकवास के लिए किया? सूरज डूबने वाला था और हम दोनों हॉस्टल की तरफ वापस चलने लगे। खैर, इस घटिया आदमी ने हमारा टाइम जाया किया। टाई उतारते हुए मैंने जैक से कहा, सुबह सबसे पहली फ्लाइट पकड़ते हैं और इस वाहिया जगह से बाहर निकलते हैं। उसने हाँ में जवाब दिया और हम दोनों अपना सामान पैक करने लगे। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। ये वही केयरटेकर थी और बिल्कुल उसी जगह पर खड़ी थी। वही कपड़े और वही मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। यही वक्त है, बूढ़ी औरत ने कहा। यही वक्त है, उसने वही बात फिर से दोहराई। मैम, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैंने डरते हुए कहा। वो फिर से वही बात दोहराने लगी।
इस पर जैक ने उस औरत से पूछने का फैसला किया। ठीक है, ये किस चीज का वक्त है? तब जैक ने बड़े ही नरम अंदाज में कहा। उसके बाद वो दोनों लॉबी एरिया की तरफ चलने लगे। मैंने फिर से अपना सामान बांधना शुरू किया। मैंने आखिरी शर्ट पैक की, तभी मुझे लॉबी में से चिल्लाने की आवाज आई। जैक के चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद मैं भागते हुए उसकी तरफ गया, क्योंकि मैं डर चुका था। वो तीसरा कमरा बहुत सारे लोगों से भरा हुआ था। वहां कोई फर्नीचर नहीं था और 7 औरतें जैक को चारों तरफ से घेरे खड़ी थीं। जमीन पर बहुत सारी मोमबत्तियां लगी थीं। उन सभी ने काले रंग के बड़े चोले पहने थे जो उनके पैरों तक जा रहे थे, और उनके चेहरे पर किसी परिंदे के मास्क लगे हुए थे। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह डर गया, क्योंकि वो सभी औरतें शायद काला जादू कर रही थी। जैक कमरे के बिल्कुल बीच में खड़ा था और सभी औरतें सिर्फ जैक को ही घूर रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए, उस बूढ़ी औरत ने मुझे खींचकर कमरे के बीच में किया। जैसे ही मैं जैक के साथ खड़ा हुआ, वो सभी औरतें अब मेरी तरफ भी देख रही थीं और उन्होंने सभी दरवाजे बंद कर दिए। 300 साल पहले, उस केयरटेकर ने बूढ़ी आवाज में कहा, बारिश के देवता ने हमें ये गांव तोहफे में दिया और इन सालों में ये गांव तरक्की करने लगा। वो सभी औरतें मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन वो अभी भी उसी जगह पर बिना हिले खड़ी थीं। उनके साए मोमबत्ती की वजह से पूरे कमरे में हिल रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरे लोगों ने उन्हें नाराज कर दिया और हमने बारिश खो दी। बारिश के देवता ने हमसे मुंह मोड़ लिया। उस बूढ़ी औरत का सर शर्मिंदगी से झुक गया। लेकिन अब हमें उन्हें मनाने का तरीका पता चल गया। अब बारिश दोबारा होगी, मेरा गांव फिर से हरा भरा होगा। देवता को खून चाहिए, ये खुश्की अब खत्म होगी। तभी जैक ने मेरी तरफ देखा। वो पूरी तरह पसीने से भरा हुआ था। देखिए मोहतरमा, आप शायद गलत लोगों से बात कर रही हैं, हमें रास्ता दीजिए। उसके बाद जैक दरवाजे की तरफ चलने लगा। जैसे ही वो वहां पहुंचने वाला था, एक औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने एक बड़ा छुरा निकाला और जैक की टांग में घुसा दिया। वो दर्द में चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। उसके जिस्म में से खून बहने लगा। जैक बस बेहोश होने ही वाला था। मैं जैक की तरफ बढ़ा, लेकिन 3 औरतें मेरे सामने आकर मेरा रास्ता रोकने लगीं। तुम्हें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, उस बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा। इसे हमारे देवता ने चुना है और अब तुम्हें इसे खत्म करना होगा। उस औरत ने मेरी तरफ एक बड़ा चाकू किया और उस छुरे के पीछे एक टैटू बना हुआ था जिसे मैं पहचान नहीं सका। अब तुम्हें ये खत्म करना होगा, उसने फिर से वो बात दोहराई। जैक अभी भी जमीन पर उसी तरह लेटा हुआ था और खून उसकी टांग में से लगातार निकल रहा था। जैक अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रहा था। उस औरत की बातें मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थीं। तभी वो मोमबत्तियां जोर जोर से जलने लगी। एक औरत ने मेरे कंधे के साथ छुरा लगाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। उस औरत ने आहिस्ता से वो छुरा मेरे कंधे में घुसा दिया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। मैं ये नहीं कर सकता। तभी मुझे कंधे पर तकलीफ हुई। उस औरत ने पूरा छुरा मेरे कंधे में घुसा दिया था। तुम्हें ये करना होगा। तब जैक बेहोश होने ही वाला था। ज्यादा खून निकलने की वजह से बस वो मरने ही वाला है, मैंने खुद से कहा। लेकिन ये सब झूठ था, जो सिर्फ मैं खुद को तसल्ली देने के लिए बोल रहा था। वो सभी औरतें अपने चाकू मेरी तरफ करके खड़ी हो गई और मुझे धमकाने लगी। वो सभी चाकू बस मुझसे थोड़े ही दूर थे। वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे, मुझे जैक को मारना ही होगा। मैंने वो छुरा उस औरत से पकड़ा। मुझे खुद को बचाने के लिए ये करना होगा। इस सब के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरे दिमाग में बस धुंधली यादें हैं। वो 7 औरतें जैक को घसीटती हुई ले जा रही थीं। उन्होंने उसके साथ क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं और मैं वो सब जानना भी नहीं चाहता। मैंने अपना सामान उठाया और पैदल सड़क पर चलने लगा। जैसे ही मैं हॉस्टल से बाहर निकला, वो चिल्लाने की आवाज़ें बंद हो गई। मैं धूल और मिट्टी से भरे हुए रोड पर घंटों तक चलता रहा। मैं कब वहाँ पहुँचा और कब मैं जहाज़ में बैठा, मुझे कुछ भी याद नहीं। बाहर बिजली की रोशनी और ठंडी हवाएं चलने लगी और अब बस बारिश होने ही वाली थी। दोस्तों, अगर आप इस तरह की और हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी नई आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख सकें।